हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, जिसके अंदर आज बात की जाएगी सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में कि सस्पेंडेड सॉलिड्स होता क्या है, दूसरा इसके सोर्सेज क्या रहते हैं और तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और फोर्थ हम देखेंगे इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है और इसकी लिमिट क्या है। तो आइए जानते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को। जानने से पहले हम बात करेंगे अपने टोटल सॉलिड के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं तो टोटल सॉलिड को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ साइज और अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो टोटल सॉलिड हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरा आता है कोलाइडल सॉलिड और तीसरा आता है आपके पास डिसॉल्व सॉलिड। तो किसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है? साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इनको पहले कि सस्पेंडेड सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका साइज आपके पास 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3 रहता है। इनका जो साइज रहता है सर वो देखिएगा, इनका जो साइज रहता है वो कितना रहता है आपके पास 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3 रहता है। क्लियर है? अगर हम कोलाइडल सॉलिड की बात करते हैं तो कोलाइडल सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका साइज 10⁻³ टू 10⁻6 होता है। तो इनके भी अगर हम साइज की बात करते हैं सर तो ये होता है आपके पास 10⁻³ टू 10⁻6 होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम डिसॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो डिसॉल्व सॉलिड का जो साइज होता है आपके पास वो रहता है 10⁻6 टू 10⁻9 रहता है। क्लियर है? तो ये मैंने एक साइज की क्लासिफिकेशन की आपके पास किसकी? टोटल सॉलिड की, कि टोटल सॉलिड होता है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है, कोलाइडल सॉलिड होता है और डिसॉल्व सॉलिड होता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के बारे में। तो कार्बन में आपके पास टोटल 2 सॉलिड होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड होता है और इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड की तो ऑर्गेनिक सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिखता हूं दो सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉलिड। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉलिड की। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके पास ना तो कार्बन हो और ना ही हाइड्रोकार्बन हो। तो मैं लिखता हूं दो सॉलिड, ऐसे सॉलिड कि जिनके पास नॉट प्रेजेंट इन दी कार्बन, जिसके पास ना तो कार्बन हो एंड नॉट हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है? ऐसे सॉलिड्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक सॉलिड बोला जाता है। तो क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो गई है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड की तो ऑर्गेनिक सॉलिड में आपने एक टर्म भी याद रखनी है कि ऑर्गेनिक सॉलिड को आप एक वोलाटाइल सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सर वोलाटाइल सॉलिड क्या है? कि ऑर्गेनिक सॉलिड को जब आप बर्न करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस को तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस नाम को बोला जाएगा वोलाटाइल सॉलिड। तो यहां पे लिखता हूं मैं इट इज आल्सो नोन एज वोलाटाइल सॉलिड। तो ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है? नोन एज वोलाटाइल सॉलिड। वोलाटाइल सॉलिड बोला जाता है। क्लियर है? अगर सर हम इनऑर्गेनिक सॉलिड की बात बोलते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड। तो ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉलिड तो इसको बोला जाता है इट इज आल्सो नॉन एज नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड। क्लियर है? तो यहां पे ये टर्म आपको पता लग गया कि सर ऑर्गेनिक सॉलिड है, इट इज आल्सो नोन एज वोलाटाइल सॉलिड। इनको वोलाटाइल सॉलिड बोला जाता है और इनऑर्गेनिक सॉलिड को आप नॉन वोलाटाइल सॉलिड बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूं भाई।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक सॉलिड की। सर ऑर्गेनिक को तो पहचाना आपने किससे कि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, बट सर हम वोलाटाइल को कैसे पहचानेंगे? तो वोलाटाइल्स को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड्स को बर्न करेंगे एट ए 600 डिग्री सेल्सियस को। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे वोलाटाइल सॉलिड्स को जब बर्न करेंगे, या ऑर्गेनिक सॉलिड लिख देता हूं कि जब सर हम ऑर्गेनिक सॉलिड्स को क्या करेंगे, आप बर्न करेंगे कितने डिग्री के टेम्परेचर में, 600 डिग्री सेल्सियस में। तो ऑर्गेनिक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको बोल देंगे हम वोलाटाइल सॉलिड्स। क्लियर है? अब इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल्स। तो यहां पे क्या होगा सर, जो भी आपके इनऑर्गेनिक सॉलिड होंगे, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को आप क्या करोगे, बर्न करोगे सेम 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको वही रिमेन सॉलिड प्रेजेंट रहेगा, जो सॉलिड था वही सॉलिड्स आपका रहेगा। तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फिक्स टाइप सॉलिड, कि जैसा सॉलिड था आपको वैसा ही सॉलिड मिला, चाहे आपने उसको 600 पे बर्न किया, चाहे आपने 700 पे बर्न किया, चाहे 800 पे बर्न किया। तो ऐसे टाइप के सॉलिड को हम फिक्स टाइप सॉलिड भी बोलते हैं। तो यहां पे इट इज आल्सो नोन एज, एक और पॉइंट लिख देता हूं, इट इज आल्सो नोन एज फिक्स टाइप सॉलिड। इनको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड टाइप सॉलिड भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स है जो कभी कभी एग्जामिनर में पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी काफी बारी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले साइज के बारे में बताया कि सर अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ साइज की बात करते हैं तो आपका सस्पेंडेड का साइज क्या होता है, आपके पास सर कोलाइडल का साइज क्या होता है, और आपके पास डिसॉल्व का साइज क्या होता है। उसके बाद हमने कवर करने की कोशिश की अपने ऑर्गेनिक सॉलिड्स के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में कोशिश की भाई, हमने ऑर्गेनिक के बारे में बात किया। उसके बाद हमने किस में बात की सर, इनऑर्गेनिक सॉलिड की बात की। किसके बेस पे है ये आपका, ये है आपका कार्बन के बेस पे। ठीक है? तो अगर आपने ऑर्गेनिक सॉलिड को 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया या उनको बर्न किया तो आपका जो भी सॉलिड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉलिड या वोलाटाइल सॉलिड। बट सर जब आपने नॉन इनऑर्गेनिक सॉलिड को 600 डिग्री सेल्सियस तक बर्न किया तो वहां पे क्या हुआ सर, आपके पास रिमेन वही सॉलिड रहा, यानी कि कोई चेंज नहीं देखने को मिला, आपको सॉलिड का सॉलिड ही मिला। तो उस टाइप को बोला जाता है आपके नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड। और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज फिक्स टाइप सॉलिड भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? ये तो आपका एक बेसिक पार्ट था जो आपको एक पता होना चाहिए किसी भी सॉलिड्स को पढ़ने से पहले। क्लियर है? आगे बात करते हैं अब हम नेक्स्ट सॉलिड्स के बारे में जो हमको स्टडी करना है, यानी कि सबसे पहले यहां पे सस्पेंडेड सॉलिड और यहां पे डिसॉल्व सॉलिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर सस्पेंडेड सॉलिड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सर सॉलिड्स क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड। क्लियर है? आप इसे भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि सस्पेंडेड सॉलिड जनरली कहां पे पाया जाता है और डिसॉल्व सॉलिड जनरली कहां पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहां पे अपने सस्पेंडेड सॉलिड की, तो ये जनरली फाउंड पाया जाता है आपके सरफेस वाटर पे। क्लियर है? अगर हम डिसॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो ये जनरली पाया जाता है आपके ग्राउंड वाटर्स में। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? सस्पेंडेड सॉलिड्स आर generally found in surface water। ठीक है? कहां पे पाया जाता है, आपका सरफेस वाटर में पाया जाता है। और डिसॉल्व सॉलिड कहां पे पाया जाता है, जनरली फाउंड इन आपके ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर, यहां इसको बोल सकते हैं हम सब सरफेस। क्लियर है? अब हम जनरली फाउंड इन सरफेस वाटर की बात किया तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है रिवर। सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है रिवर।
अगर हम सब सरफेस की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं अपने एग्जांपल की, दैट इज वेल एंड ट्यूब वेल, वेल एंड ट्यूब वेल की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके छोटे एग्जाम के अंदर यही बनेगा कि जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो जनरली कहां पे फाउंड किए जाते हैं, तो जनरली आपके फाउंड किए जाते हैं आपके सरफेस वाटर पे, और जो डिसॉल्व सॉलिड होते हैं वो जनरली फाउंड किए जाते हैं आपके ग्राउंड वाटर में या सब सरफेस वाटर के अंदर। क्लियर है। अब मुझे देखिएगा कि जो सरफेस, जो आपकी रिवर, जैसे आपकी नदी का पानी बह रहा है, जब नदी का पानी बह रहा है तो आपको वहां पे कुछ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी नेक्ड ए आई, सिंगल नेक्ड आई, तो उसको आप अपनी आई से देख सकते हैं। बट सर डिसॉल्व सॉलिड है, क्या आप उन डिसॉल्व सॉलिड्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी सी एट नेक्ड आई, कैन बी सी एट नेक्ड आई, कि हम उसको एक नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्या आप अपने वेल्स और ट्यूबवेल्स के अंदर डिसॉल्व सॉलिड्स को देख सकते हैं? नहीं सर। तो हम लिख सकते हैं डिसॉल्व सॉलिड्स कैन नॉट सी एट नेक्ड आई, नेक्ड आई, तो उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। अब ये तो आपका पॉइंट हो गया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी आईज से, और उनको डिटेक्ट कर सकते हैं आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ओवर सेंसेस से, इज नॉन एज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो क्या अब देखिएगा इसमें से कौन सा सॉलिड है जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? सर सस्पेंडेड सॉलिड। कौन सा नहीं देख पा रहे हैं? डिसॉल्व सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या है हमारे पास, जिसको आप आंखों से देख पा रहे हैं, वो है आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हम लिखेंगे इट इज द अंडर ऑफ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्लियर है। और जिनको आप अपनी आई से नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं वो किसके अंडर आएंगे? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हम लिखेंगे इट इज द अंडर ऑफ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर ही लिख देते हैं। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि सर सस्पेंडेड सॉलिड क्या है हमारे पास। सस्पेंडेड सॉलिड सर हमारे पास एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, और डिसॉल्व सॉलिड हमारे पास क्या है? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये मुझे आपको बताना जरूरी था, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, कि सस्पेंडेड सॉलिड सबसे ज्यादा कहां होते हैं आपके पास, और डिसॉल्व सॉलिड सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या रीजन है कि सस्पेंडेड सॉलिड को हम एज ए फिजिकल नेचर बोलते हैं और डिसॉल्व सॉलिड को हम एज ए केमिकल नेचर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इनके सोर्सेज के बारे में जानते हैं कि सर आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका इनऑर्गेनिक मैटर और दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर आपका वो मैटर होता है जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका कार्बन और हाइड्रोकार्बन एब्सेंट होते हैं। तो यहां पे अगर आप लिखो तो ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या होता है सर? जिसमें आपके पास कार्बन आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट। तो हम यही लिख देते हैं कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इज नॉट प्रेजेंट, कि जिनके पास कार्बन और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट ही नहीं होते उनको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है।
ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, ये ध्यान रखना आपके पास। अब बारी आती है सर यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं जैसे लाइक आपके पास सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ग्रीट हो गया, ठीक है, रेता, बजरी, वो सारे क्या है आपके पास जो जल का, अगर आप उनको बर्न भी करोगे तो आपको वही सेम मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए हो गया आपके पास जैसे ग्रीट हो गया, आपके पास सैंड हो गया, आपके पास सिल्ट हो गया, आपके पास ग्रेवल हो गया, आपके पास बोल्डर हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। जो जलते नहीं हैं, बिल्कुल रिमेन्स सेम रहते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, जो मतलब आपके पास क्या हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसे आपके पास जिनमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका हो गया उसे ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे आपका एल्गी हो गया, आपके पास प्लैंक्टन्स हो गए, आपके पास फाइबर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां पे जो ये एल्गी हो गया और प्लांट प्लैंक्टन्स कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, प्लांट प्लैंक्टन्स। ये प्लांट प्लैंक्टन्स कुछ नहीं होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की तरह रहते हैं आपकी किसके, पानी के अंदर, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो उसको, एंड फाइबर एक्सेट्रा, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स कुछ आपके पास कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपका जो भी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी इमिसिबल लिक्विड भी होता है। इमिसिबल लिक्विड किसके कारण आता है कि जो फूड में आप ऑयल यूज करते हैं उसके कारण इमिसिबल लिक्विड बनता है, ठीक है। जैसे आपका देखा होगा, जैसे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास कुछ बहुत सारी गाड़ियां वहां रिपेयर होती होगी तो वहां पे ग्रीस वगैरह ज्यादा यूज किया जाता है, तो उस प्रकार से, यानी कि ऑयल एंड ग्रीस, क्लियर है, एक्सेट्रा। तो अगर मैं इमिसिबल लिक्विड की बात करता हूं तो इसकी एग्जांपल किसकी बात आती है, जैसे आपका ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका ग्रीस हो गया, ऑयल, ग्रीस, एक्सेट्रा, ये क्या है आपके पास इमिसिबल लिक्विड है। कुछ फैटी एसिड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स है जो आपको थोड़े से यहां पे याद रखने चाहिए थे। तो यहां पे हमने देखा सर कि आपके पास इनऑर्गेनिक मैटर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, और इमिसिबल के अंदर आपके पास कौन से आ सकते हैं। अब इनके हम सोर्स तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सर इनके इंपैक्ट के बारे में जानते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स का क्या क्या इंपैक्ट रहता है। सबसे पहले अगर आपको अपने पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिखे होंगे और आप चाहो कि उस पानी को आप पी लो, तो आपको पहले ही क्या देखने को मिलेगा कि यार पानी गंदा है। पानी गंदा क्या है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है। तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज के कारण हो सकता है पाइप जो पानी का अपीयरेंस है वो आपको अच्छा नहीं लगा है। तो ये पहला हो सकता है कि सर वाटर लुक्स एस्थेटिकली डिसअपियरिंग। तो यहां पे लिखूंगा मैं वाटर लुक्स एस्थेटिकली डिसअपियरिंग, डिसप्लीजिंग, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम डिसप्लीजिंग। क्यों, पानी आपको दिखने में कैसा लग रहा है, गंदा लग रहा है, पहला पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड वाले वाटर्स में कभी कभी कोगुलेंट ऐड करते हैं, तो कोगुलेंट ऐड करने से क्या होता है, आपके वहां पे एक केमिकल और बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन साइट बन जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे आपके पास एफिशिएंसी कम हो जाती है, किसकी, ट्रीटमेंट की, वाटर को ट्रीटमेंट करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स provided the absorption site for the chemical and biological agent, बायोलॉजिकल एजेंट्स, या यही लिखो आप केमिकल एंड बायोलॉजिकल, एंड इट हैंस डिक्रीज द
एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट। क्लियर है? तो सस्पेंडेड सॉलिड के होने से आपके पास क्या हो जाती है, आपके ट्रीटमेंट यूनिट की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो ये भी हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड क्या रह सकता है सर, कि जो भी आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। जब वो ऑर्गेनिक नेचर होते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये भी पॉइंट्स लिख देते हैं आप कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स आर द ऑर्गेनिक नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। जो क्या करते हैं, इट प्रमोट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या करते हैं आपके पास, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करते हैं। डिसीज कॉजिंग मींस आपके पास हार्मफुल बैक्टीरियाज, ठीक है, जिससे आपके पास बीमारी हो सकती है। ऐसे बैक्टीरिया को कौन प्रमोट करता है, आपके यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं आल्सो लीड्स टू इंक्रास्टेशन। अब आपको पता होगा कि ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, मान लेते हैं आपकी ये रिवर है, इस रिवर्स में आपका ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब ये पानी फ्लो कर रहा है, आपने यहाँ पे गलती से एक पाइप से इसको पास अपने ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर ले जा रहे हैं। तो जब आप इसको ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर ले जाएंगे तो इस रिवर वाटर्स में क्या प्रेजेंट है, आपका सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इस पाइप से भी क्या करना कर कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। और एक स्टेजेस ऐसे आएगा कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास डिपॉजिट हो जाएगा सस्पेंडेड सॉलिड की फॉर्म में। क्या हो जाएगा आपके पाइप के पास, मतलब पाइप के इनर सरफेस में क्या हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे ये पार्टिकल्स, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंक्रास्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, एसएस बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स आल्सो लीड्स टू इंक्रास्टेशन ऑफ द पाइप। जिससे क्या रिजल्ट मिलेगा, हेंस रिजल्टिंग discharge carrying capacity of the pipe is reduce। वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? अगर सस्पेंडेड सॉलिड आल्सो लीड्स टू इंक्रास्टेशन ऑफ द पाइप, जिससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पाइप इज रिड्यूस हो जाएगी। इंक्रास्टेशन का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो यहां पे लिख देते हैं हम डिपॉजिट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, डिपॉजिट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डिपॉजिट हो जाना सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स का आपके पाइप के इनर सरफेस पे। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड आल्सो लीड्स टू इंक्रीज द क्लोरीन डिमांड। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिफ्थ, सस्पेंडेड सॉलिड्स आल्सो लीड्स टू इंक्रीज द chlorine demand, increase the chlorine demand of the water, chlorine demand of the water। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुकों में तो ये एक पैराग्राफ्स में लिखे होंगे, तो वो तो चीजें आपको समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, इसी को मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश किया जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो यहां पे क्या क्या इंपैक्ट बताए कि जो वाटर लुक्स एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, कि वाटर हमें दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ये पहला इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा कि सस्पेंडेड सॉलिड प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन साइट फॉर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल, कि ये जब सस्पेंडेड सॉलिड हमें क्या एक एब्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करता है आपकी केमिकली और कहां पे, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर। एंड इट आल्सो डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ वाटर।
ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है आपके पास ट्रीटमेंट यूनिट ऑफ दी वाटर या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, हम ये भी लिख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सस्पेंडेड सॉलिड आर द ऑर्गेनिक नेचर का होता है जो प्रमोट करता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके पास हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सस्पेंडेड सॉलिड आल्सो लीड्स टू इंक्रास्टेशन ऑफ द पाइप। इंक्रास्टेशन ऑफ द पाइप का मतलब होता है डिपॉजिट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन द इनर सरफेस ऑफ द पाइप। तो क्या होगा, उससे पाइप का जो डाया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब डाया रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट सस्पेंडेड सॉलिड आल्सो लीड्स टू इंक्रीज द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। और इससे क्या होगा सर, हमारी क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमने यहां पे अपने बात किया था सोर्सेस के बारे में। क्लियर है। तो अभी तक जो हमने कवर किया है जरा उसको ध्यान देते हैं। पहले सबसे पहले आपने देखा कि सर टोटल सॉलिड्स क्या होते हैं। टोटल सॉलिड्स की आपने प्रॉपर डिटेल्स देखी है कि ये साइज के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है, कार्बन के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखा है कि सर ऑर्गेनिक सॉलिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, सर ऑर्गेनिक को हम वोलाटाइल भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक को सर हम नॉन वोलाटाइल भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हमने सॉलिड्स को सर अब देखेंगे तो बेसिकली ये टू टाइप्स कॉम्बिनेशन होता है, सस्पेंडेड का और डिसॉल्व का। सर सस्पेंडेड, अब आपको यहाँ पे ये भी पता चला कि सर कौन सा फिजिकल नेचर है और कौन सा केमिकल नेचर है। उसके बाद हमने इसके सोर्स के बारे में देखा कि किन किन के कारण आपका सस्पेंडेड सॉलिड आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आ सकते हैं और इमिसिबल लिक्विड की वजह से भी आ सकते हैं। और कुछ उनके हमने सोर्सेस के बारे में भी जाना। अब आइए बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। तो आइए बात करते हैं हम अपने मेजरमेंट मेथड्स के बारे में। अगर हम मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टोटल सॉलिड, तो इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो वेपोरेशन टेक्निक से की जाती है। तो आपको अगर क्वेश्चंस पूछें कि मेजरमेंट ऑफ टोटल सॉलिड कैसे की जाती है, आपके पास वेपोरेशन मेथड बोलो या वेपोरेशन टेक्निक से की जाती है। कैसे की जाती है सर, वेपोरेशन टेक्निक से की जाती है। तो यहां पे लिख देते हैं सर हम वेपोरेशन टेक्निक, वेपोरेशन प्रोसेस से की जाती है। वेपोरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, आपके पास सिंपल बॉइलिंग की जाती है एट ए टेम्परेचर 105 to 1010 डिग्री सेल्सियस एट ए कंटिन्यूसली 4 to 5 आवर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता ही है कि टोटल सॉलिड्स क्या होता है, टोटल सॉलिड होता है डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। क्लियर है। तो आपने क्या लिया सर, एक एम्प्टी कंटेनर लिया जिसका वेट किया आपने W1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया सर, इसमें VmL ऑफ वाटर ऐड किया। जो भी आपने सैंपल है, जिस भी सैंपल का आपको TDS निकालना है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड निकालना है, वो आपने सैंपल लिया, दैट इज VmL ऑफ सैंपल। ठीक है, और आपने क्या किया, उसको सर फिर से उसको हीट अप किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे कंटिन्यूअसली 4 to 5 आवर्स। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि जितना, जैसे ही सर आपने उसको हीट किया तो हीट करने पे जितना भी आपका वाटर था वो क्या हो गया, आपका वेपराइज हो गया। वाटर वेपराइज हो गया तो आपको क्या लेफ्ट रहा, यहाँ पे जो आपका लेफ्ट रहा वो क्या रहा, दैट इज टोटल सॉलिड्स। वो क्या रहा यहाँ पे, टोटल सॉलिड्स। तो यहाँ पे उसका हमने वेट कर लिया जो भी आपका सॉलिड्स रहा। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स या टोटल सॉलिड सॉरी TS क्या निकल के आ जाएगा, यहां से यह आ जाएगा W2 वेट ऑफ टोटल सॉलिड्स माइनस W1 डिवाइडेड बाय VmL ऑफ वाटर सैंपल। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास टोटल सॉलिड्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पास पता है कि सर टोटल सॉलिड होता है डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। यहां पे आपके पास 3 अननोन है और 3 अननोन में से आपने अभी एक अननोन कैलकुलेट किया, दैट इज TS, यानी कि टोटल सॉलिड निकल गया आपके पास W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय V। क्लियर है। और सर इसको हम किससे मेजर करते हैं, सर को इसको वेपोरेशन प्रोसेस या वेपोरेशन टेक्निक भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या तो इसको वेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं, चाहे इसको हम वेपोरेशन मेथड भी बोल सकते हैं, और इसको बोलो आप तो एक वेपोरेशन टेक्निक भी बोलते हैं। तो मैं ये टेक्निक से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे
कि अगर आपको पूछे कि टोटल सॉलिड की मेजरमेंट कैसे की जाती है, या तो वेपोरेशन प्रोसेस से की जाती है, या वेपोरेशन मेथड से की जाती है, या वेपोरेशन टेक्निक से की जाती है, सिंपल बॉइलिंग करके। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं टोटल सॉलिड में से आपको एक टोटल सॉलिड तो निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? सस्पेंडेड सॉलिड की। अगर हमें 3 में से 2 अननोन पता लग गए तो तीसरा इजीली ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या करते हैं हम? मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। तो मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड में हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं। ये क्या है सर? आपका फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लेते हैं जिसका जो साइज होता है, ओपनिंग साइज ऑफ ओपनिंग जो रहता है इसका, वो रहता है 1 माइक्रोन। कितना रहता है? 1 माइक्रोन रहता है। उसको कभी कभी इसको वाटरमैन फिल्टर पेपर भी बोलते हैं। क्लियर? ध्यान रखना है कि कौन सा फिल्टर पेपर आपके वाटर्स में यूज किया जाता है, वाटरमैन फिल्टर पेपर। क्लियर है? अब क्या करते हैं सर, आपने एक फिल्टर पेपर लिया और इनिशियली उसका वेट कर लिया कि उसका जब उसमें आपने वाटर ऐड नहीं किया अभी, इनिशियली क्या ले लो? उसका वेट ले लो। तो उसका इनिशियली वेट क्या हो जाएगा? इनिशियली वेट हो जाएगा उसका W1। उसके बाद क्या किया सर मैंने इसमें? VmL का सैंपल ऑफ वाटर ऐड किया। VmL का सैंपल ऑफ वाटर ऐड किया। जो भी आपका सैंपल था आपने वो फिल्टर के ऊपर क्या किया? ड्रॉप किया। ठीक है? ड्रॉप किया। जैसे ही आपने फिल्टर के ऊपर ड्रॉप किया तो आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स आपके क्या रह गए होंगे? सस्पेंडेड फॉर्म में रहे होंगे। क्या रहे होंगे सर? आपके कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में आपके ऊपर रिटेन हो गए होंगे। बट वो पार्टिकल्स कैसे होंगे सर? अभी भी उनमें मॉइस्चर होगा। अभी भी क्या होगा? उनमें मॉइस्चर होगा। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको हीट अप करना पड़ेगा। तो जब मैंने उनको हीट किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरे आफ्टर ड्राइंग मींस ये वाला आफ्टर ड्राइंग। तो आफ्टर ड्राइंग मींस कि जब मैंने उसको 105 से 110 डिग्री तक जो भी पानी था उसको हीटअप किया, तो जो भी पानी था आपका वो भी क्या हो गया? वेपोरेट हो गया। और बाकी क्या बचा आपका? यहाँ पे आपका एक तो फिल्टर पेपर रहा और दूसरा आपके पास यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन रहे होंगे। कौन से रहे होंगे? वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्लियर है? एक बार फिर देखिएगा मैंने क्या किया सर, सस्पेंडेड सॉलिड में हम मेजरमेंट करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक से। तो इसको भी मैं लिख देता हूं फिल्ट्रेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन टेक्निक का हो या फिल्ट्रेशन मेथड का हो या फिल्ट्रेशन प्रोसेस का हो। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा आपने क्या किया सर, एक वाटरमेलन फिल्टर पेपर लिया जिसका साइज आपके पास ओपनिंग साइज 1 माइक्रोन था। आपने क्या किया सर, उसके ऊपर VmL सैंपल ऑफ वाटर गिराया। जैसे ही आपने इसके ऊपर VmL सैंपल ऑफ वाटर ड्रॉप गिराया होगा तो आपके पास क्या रहा होगा, ऊपर तो सर पानी रहा होगा नो डाउट, बट नीचे क्या आया होगा, नीचे जो पानी गया होगा उसको मैंने क्या करके रख दिया है, सॉरी से कलेक्ट करके रख दिया है। ठीक है, वो पानी तो आपका ठीक है, उस वाटर में क्या हो सकते हैं, उस वाटर में कुछ आपके पास डिसॉल्व सॉलिड्स हो सकते हैं। क्लियर है, वो बात की बात है, उसे नहीं देखना आपने। बट यहां पे जो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर जो सस्पेंडेड सॉलिड रिटेन हुए होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपका मॉइस्चर भी होगा। जब उनका कोई ना कोई मॉइस्चर होगा तो मैंने उसको क्या किया, हीटअप किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे कंटिन्यूअसली 4 to 5 आवर्स, या उसको आप आफ्टर ड्राइंग भी कर सकते हैं, बट मैंने उसको हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या हुआ कि जो भी आपके पास वाटर था वो तो वेपोरेट हो गया और पीछे क्या बची आपके पास, आफ्टर ड्राइंग के बाद आपके पास बचा वेट ऑफ फिल्टर पेपर, बचा आपके पास एक फिल्टर पेपर बचा, प्लस क्या बचा, सस्पेंडेड सॉलिड बचा, जिसको मैंने बोल दिया W2। क्लियर है, तो फाइनली हमने यहां से भी देखने को मिला कि सस्पेंडेड सॉलिड कैसे निकलेगा सर, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय VmL ऑफ सैंपल ऐड किया। क्लियर है, तो यहां से भी हमने क्या निकाल दिया है, सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड आउट कर दिया है। तो यहां से आपने ये चीजें देखी होगी सर, हमने सस्पेंडेड सॉलिड भी कैलकुलेट कर दिया है और डिसॉल्व सॉलिड टोटल सॉलिड भी कैलकुलेट कर दिया है। तो जब आपने सर ये दोनों कैलकुलेट कर दिए हैं तो हमारे पास क्या टर्म आई देखिएगा, तो दैट इज टोटल सॉलिड
टोटल सॉलिड इज इक्वल टू डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। तो टोटल सॉलिड भी पता लग गया, सस्पेंडेड सॉलिड भी पता लग गया, तो डिसॉल्व सॉलिड हम निकाल सकते हैं टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्लियर है? तो ये फंडा भी हमारा क्लियर हो गया है। क्लियर है? अब हम इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट्स इसकी की सर लिमिट्स क्या रही होगी? तो लिमिट्स काम की है भाई, लिमिट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हो सकता है इससे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए। न्यूमेरिकल में आपको दे दिया जाए कि इनिशियली वेट ऑफ कंटेनर इज W1 एंड आफ्टर द ड्राइंग ऑफ वेट इज W2। ठीक है, आफ्टर जो ड्राइंग वाला वेट होगा वो आपका W2 होगा और इनिशियली वेट होगा वो आपका खाली एम्प्टी कंटेनर का होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हमारे पास लिमिट की बात करते हैं, तो सर इसकी लिमिट क्या रहती है? तो जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तो हम दो लिमिट की बात करते हैं। एक सर हम एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करते हैं जिसको मैं AL लिख रहा हूं, एक कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करेंगे दैट इज CR। AL मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट, CR मतलब कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। अकॉर्डिंग टू किसके? एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी रहेगी इसकी? 500 ppm बोलो या फिर मिलीग्राम पर लीटर बोलो। तो याद रखना कि ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड को जो मेजर किया जाएगा वो यूनिट क्या होगी सर? उसकी यूनिट होगी या तो सर ppm होगी या फिर मिलीग्राम पर लीटर हो गई। एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी होगी सर? 2000 ppm होगी या फिर मिलीग्राम पर लीटर होगी। और याद रखना जब भी आप वाटर की मेजरमेंट कर रहे हैं, किसकी मेजरमेंट कर रहे हैं? वाटर की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वाटर की मेजरमेंट में आपने ध्यान रखना कि सिर्फ ओनली वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ओनली वाटर मेजरमेंट, तो मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू ppm होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको दूध में भी मिल्क वगैरह हो, आपका ब्लड वगैरह हो तो उसको इक्वल नहीं मानते। सिर्फ mg पर लीटर इज इक्वल टू ppm आप किस में कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ वाटर में ही इसको इक्वल मानते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट बहुत है, इसको मैं कभी बताने की आपको कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो 500 मिलीग्राम पर लीटर होती है और 2000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। सर ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है सर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग। और IS कितना है इसका? 10 500 इज 2012। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग बाकी जो और भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वाला पार्ट अगर इससे भी जितना भी अगर आपको लग रहा है कि सर इसके सेटलेबल सॉलिड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने वेस्ट वाटर में। यहां पे आप अपने वाटर सप्लाई में सिर्फ इतना ही याद रखिए कि मेजरमेंट ऑफ टोटल सॉलिड को हम किस मेथड से करते हैं? वेपोरेशन टेक्निक से करते हैं। एक एम्प्टी कंटेनर लेते हैं, फिर उसमें हम 20 ml का वाटर ऐड करते हैं और जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो उसको सर हीट अप करते हैं कंटिन्यूअसली 4 to 5 आवर्स। और जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो आपका जितना भी वाटर होता है वो सर वेपोराइज हो जाता है और फाइनली आपको टोटल सॉलिड लेफ्ट रह जाता है। तो आप फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय V। W2 क्या है? आफ्टर द ड्राइंग वेट मीन्स जब उसको आपने बर्न कर दिया है तो W2, और इनिशियल वेट कितना है? W1। क्लियर है? तो यहां से ये चीज निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फंडामेंटल्स देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स को देखते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए हम एक फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं या फिल्ट्रेशन मेथड बोलो या प्रोसेस बोलो। ठीक है, इसमें एक वाटर मिलॉन फिल्टर पेपर लेते हैं जिसका साइज होता है, जिसका ओपनिंग साइज होता है अप टू 1 माइक्रोन, और उसमें सर हमने 20 ml ऑफ वाटर सैंपल को ऐड करते हैं। जैसे ही अपने 20 ml का वाटर सैंपल ऐड किया तो कुछ वाटर आपका क्या चला गया? आपके दूसरे कंटेनर में चला गया, बट कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपके फिल्टर के ऊपर रिटेन हो गए। बट जो पार्टिकल्स आपके फिल्टर के ऊपर रिटेन हो गए उनको बोलेंगे हम सस्पेंडेड सॉलिड। बट वो सस्पेंडेड सॉलिड ऐसे होंगे उनमें अभी भी कुछ ना कुछ आपका वाटर होगा। आप आफ्टर ड्राइंग या तो उनको ड्राई कीजिएगा कुछ समय के लिए या उनको बर्न कीजिएगा। मैंने उनको बर्न किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड में जो भी वाटर था वो क्या हो गया? वेपराइज हो गया और मुझे फाइनली क्या मिल गया? वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड मिल गया। क्लियर है? अब अगर हम सर इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इनकी सेम रहती है, चाहे सस्पेंडेड सॉलिड हो, चाहे डिसॉल्व सॉलिड हो, चाहे आपका सस्पेंडेड कोई भी सॉलिड हो। किसमें रहेगा? मिलीग्राम पर लीटर और ppm में। जब भी हम वाटर की मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी वाटर की हो, कोई भी क्वांटिटी हो आपके वाटर की, तो उसकी मेजरमेंट या तो हम ppm में करते हैं या फिर मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं।
1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। बट जब कभी हम ब्लड की बात करते हैं या हम दूध की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो हम सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो भी हमें पता लग गई है। तो यहां से हमारे पास था सर कि टोटल सॉलिड इज इक्वल टू डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। यहां पे 3 अननोन थे, अब 3 अननोन में से आपको 2 अननोन पता लग गए। कौन कौन से? टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड। तो आप इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिसॉल्व सॉलिड। अब बात करते हैं सर इनकी लिमिट की। लिमिट की मींस एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन। एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करते हैं तो 500 ppm होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं तो 2000 ppm में रहती है। सर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग 10/500/2012 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा सस्पेंडेड सॉलिड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है यहां पे। ओके गाइस।